आज हम एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं और आज हम जो इंटर की फिजिक्स का पहला चैप्टर है कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड उसके संबंध में बात करेंगे और उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ये हम इस टॉपिक में या इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो वैद्युत क्षेत्र हम फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं कि उसकी अक्षीय रेखा पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसकी निरक्षीय रेखा पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, या फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी वैद्युत क्षेत्र में हम द्विध्रुव को घुमाएं तो उस पर लग रखते हैं तो उस पर लगने वाला बलों का अवगुण क्या होगा। ठीक, तो आज हम बात करेंगे केवल एक टॉपिक की कि अगर हम वैद्युत द्विध्रुव कहीं भी रख दें तो उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर अक्षीय रेखा पर कहीं पर एक बिंदु नोट करेंगे, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये हम डिफाइन करेंगे और यहाँ पर हम उसका जो फॉर्मूला निकल कर आएगा उसको हम सिद्ध करेंगे। देखिए कैसे, अगर हम मान लें कि एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि इस टाइप से डिनोट किया गया है, ये यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है और ये इसका मिड पॉइंट है। इधर इसकी लेंथ एल है, इसकी भी एल है, टोटल लेंथ इसकी कितनी होती है 2l मानते हैं। अक्षीय रेखा जो होती है वो ये है कि इसके इसी लंबाई के अलोंग अगर हम कोई एक पॉइंट ले लें, ये पॉइंट हमने नोट कर लिया है P और इसके मिड पॉइंट O से इसकी जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। ठीक, अब ये L है। अगर मैं यहाँ से बात करूं कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो देखिए टोटल R है, इसमें से ये L हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो ये बचेगा R माइनस L, ये हुआ। अगर बात की जाए कि माइनस क्यू से बिंदु P की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो वो हो जाएगी R प्लस L, ये डिस्टेंस हो गई। ठीक, ये बिंदु P की डिस्टेंस हो गई, प्लस क्यू से हो गई R माइनस L और इसके मिड पॉइंट O से हो गई R और इसके माइनस क्यू आवेश से इसकी डिस्टेंस हो गई R प्लस L। ठीक, अब हम बात करेंगे एक हमने जो टॉपिक है छोटा सा इसी चैप्टर का, वो ये है कि बिंदु आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पर ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट, तो उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर के क्या है, के एक इलेक्ट्रिक जो मीडियम होता है, परावैद्युत। ठीक, परावैद्युत पदार्थ होता है, परावैद्युत माध्यम ले सकते हैं, तो उस परावैद्युत माध्यम का ये परावैद्युतांक होता है के। ठीक, इसकी वैल्यू 1 से हमेशा बड़ी होती है। ये बात हम अपने इसी लेक्चर के पहले मतलब इसी चैप्टर के जो पहला हमारा वीडियो अपलोड हम कर चुके हैं उसमें इस केस के बारे में हमने पूरी बात कही है। ठीक, तो यहाँ पर हम बस इसका यूज करेंगे कि ये जो है वो एक बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज हम इस टॉपिक में भी करेंगे। अब यहाँ पर दो बिंदु है, दो बिंदु आवेश से, एक तो ये हो गया प्लस क्यू और एक हो गया माइनस क्यू, तो हम प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, फिर माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। उन दोनों का जो परिणामी रिजल्ट होगा, परिणामी होगा, वो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो देखिए प्लस क्यू के कारण, अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है यहाँ पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस क्यू के कारण कितनी होगी और माइनस क्यू के कारण कितनी होगी, है ना। तो क्या करते हैं, बिंदु आवेश में हम बिंदु आवेश के यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश यानी प्लस क्यू जीरो आवेश हम मानकर चलते
हैं कि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा है, तो ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा इस इधर की साइड में। तो प्लस क्यू के कारण हमने मान लिया है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इवन है। अब बात करेंगे माइनस क्यू के कारण, तो माइनस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्शन करता है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E2। ठीक, ये प्लस क्यू जीरो क्यों मानते हैं, क्योंकि धन परीक्षण आवेश होता है, ये परीक्षण आवेश इनकी जो हम आकर्षण और प्रतिकर्षण है उसकी सबसे बेहतरीन जांच जो होती है वो प्लस क्यू जीरो आवेश से ही की जाती है। इसीलिए प्लस क्यू जीरो आवेश जो होता है उसे हम धन परीक्षण आवेश के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अब E1 की डायरेक्शन इधर है, E2 की डायरेक्शन इधर है, इसको हम बात कर ले रहे हैं कि ये A है और ये पॉइंट है B। तो A भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी स्मॉल r है। ठीक, इसके धन आवेश से बिंदु P की दूरी r माइनस एल है और माइनस Q से इसकी दूरी r प्लस एल है। तब अब बात करेंगे कि इसमें आगे क्या होगा। ठीक, तो हम पहले क्या करते हैं कि चूंकि E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 प्लस क्यू के कारण, पहले लिख देंगे कि प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, तो ये हो जाएगा E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम K नहीं लिख रहे हैं, K नहीं लिख रहे हैं तो इसका कारण ये है कि हमने अभी यहाँ पर इस डाइपोल को वायु में माना है। कहाँ माना है, वायु में। ठीक, या निर्वात में ले सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब हमने अभी बताया था यहाँ पर लिखकर कि R स्क्वायर आता है, R मतलब डिस्टेंस होती है, लेकिन Q से जो डिस्टेंस है इसकी वो R नहीं है, R माइनस L है। तो हम क्या यूज करेंगे, R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसकी डायरेक्शन क्या है, E1 की किधर है, A से B की, है ना, A से B की ओर। ठीक, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। अब बात करेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, तो ये हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए सर यहाँ पर प्लस आवेश है, यहाँ पर माइनस आवेश है, आपने तो प्लस और माइनस चिन्ह लगाया ही नहीं। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक सदिश राशि है, तो माइनस और प्लस जो चिन्ह है वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करने के लिए होते हैं, उनको हम इस फॉर्मूले में विद साइन के नहीं रखते हैं। ठीक बेटे, तो अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं केवल चिन्ह को नहीं रखना है, हमें उसकी डायरेक्शन देखनी है। चिन्ह को नहीं देखना है, क्या देखना है, उसकी डायरेक्शन देखनी है, दिशा देखनी है कि E1 की दिशा किधर है और E2 की दिशा किधर है। तो अब E1 की डायरेक्शन कितनी थी, A से B की ओर थी। अब E2 की डायरेक्शन किधर है, B से E2, देखो S से लड़ा ना, तो B to A। तो यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो B से A की ओर है। ठीक, अब यहाँ पर E1 और E2 डायरेक्शन में एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर एक ही डायरेक्शन होती तो हम इन दोनों को जोड़कर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालते, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग है। तो अब हम इन दोनों का जो परिणामी निकलेगा वो बड़े से छोटे को घटाकर निकलेगा। अब इसमें अंक तो कुछ है नहीं जो पता चले कि बड़ा कौन और छोटा कौन। तो देखिए अभी हम यहाँ पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे। परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता के लिए E इज इक्वल टू, अब जरा ये देख लेते हैं कि E1 बड़ा है या E2। देखिए 1/4 यहाँ भी है और 1/4 यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, बट यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है, बाकी सारी चीजें कैसी हैं, सेम है। तो सारी चीजों को हम एक तरफ रख लें। अब यहाँ पर अपॉन में
ये r माइनस एल है और ये r प्लस एल है, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये छोटी राशि होगी और ये बड़ी राशि होगी। अब छोटी राशि से अगर हम किसी संख्या को भाग करें तो भागफल बड़ा आता है, और बड़ी संख्या से उसी संख्या को अगर भाग किया जाए तो भागफल छोटा आता है। इसका भागफल ये है और इसका भागफल ये है, तो इससे भाग करने पर ये जो E1 है वो बड़ा आएगा और इससे भाग करने पर Q को U2 जो है वो छोटा आएगा, इसलिए E1 बड़ा है E2 से। ठीक, तो E1 माइनस E2, तो परिणामी जो तीव्रता है वो E1 की डायरेक्शन में रहेगी, दिशा में रहेगी। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो P पर तीव्रता होगी वो E की यानी कि जो E1 है किधर से A से B की, तो A से B की और जो डायरेक्शन है E1 की वही डायरेक्शन रहेगी द्विध्रुव के कारण परिणामी तीव्रता की। ठीक, तो देखिए E1 माइनस E2 इक्वल टू, इनकी वैल्यू पुट कर दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ से कॉमन है कौन कौन, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बचा 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक जैसे भिन्नों का जोड़ना और भिन्नों का घटाना, ये सब आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा मैथ में, तो वही हमको यहाँ करना है। तो देखिए कैसे करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए अब इसको एलसीएम लेंगे तो गुणा करके लिखते हैं R प्लस L का होल स्क्वायर इंटू R माइनस L का होल स्क्वायर। इन दोनों की गुणा करके हमने क्या ले लिया, इनका लासा ले लिया, मतलब एलसीएम। जब किन्हीं दो संख्याओं का गुणा करके लासा लिया जाता है या एलसीएम लिया जाता है तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। ठीक, तो इसकी मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो R प्लस L के होल स्क्वायर आएगा, तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ऊपर इसका होल स्क्वायर खोल देंगे A प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर खोल देंगे A माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे ये अपने आप में ऐसे ही रहेगा, इसका होल स्क्वायर हमको नहीं खोलना है फिलहाल। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर उसका होल स्क्वायर खोलेंगे, देखिए A प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ये होता है कि A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। अब A की जगह कौन है R, B की जगह कौन है L, इसी फॉर्मूले में A की जगह R लिख दीजिए, B की जगह L लिख दीजिए, और इसी प्रकार से यहाँ पर हम लिख देंगे। देखिए A की जगह R स्क्वायर, B की जगह L स्क्वायर प्लस 2, A की जगह R, B की जगह L। ठीक, अब इसको खोलेंगे तो माइनस, अब देखिए अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो ना, तो जब ब्रैकेट खोली जाती है तो उसके अंदर के जो साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन अभी हमको डायरेक्टली ये ब्रैकेट नहीं खोलनी है। ठीक, तो पहले हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से, तो यहाँ भी वही चीज होगी, है ना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, बस अंतर कहाँ आएगा, अंतर यहाँ आएगा कि ये जो प्लस का चिन्ह है तो इसके आगे प्लस का चिन्ह आया, अब यहाँ माइनस है तो इसके आगे माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस क्या, 2AB R इंटू L। ठीक है ना, ये अपॉन कौन है ये, इसे कैसे लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं R प्लस L और R माइनस L इसका होल स्क्वायर। ठीक है, हमने इसका होल स्क्वायर अकेला एक जगह कर दिया है। ठीक, तो यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं लगाएंगे, इसका फॉर्मूला खोल दिया हमने, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अब हम ब्रैकेट ये वाली खोलेंगे, तो इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हम इससे अब क्या होंगे, इसके साइन चेंज होते चले जाएंगे। कैसे, देखो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL
माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये माइनस है वो प्लस का 2RL अपॉन, ये देखो यहाँ पर फिर से एक अन्य फार्मूला बनकर तैयार हो गया, जैसे ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, तो इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह आर है तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, एक बी की जगह एल है तो माइनस का एल स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर एल स्क्वायर से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं और ये दोनों माइनस के हैं। अब ये 2RL प्लस प्लस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करना है, एक चीज यहाँ पर इसका होल स्क्वायर रह गया सर, तो यहाँ पर होल स्क्वायर हो गया तो हम यहाँ भी इसका होल स्क्वायर भी करेंगे, ठीक। ओहो एक चीज और, यहाँ क्यू है तो यहाँ हम क्यू भी रखेंगे हर जगह, ठीक। कुछ चीज छोड़नी नहीं है हमको कि कोई चीज हम छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए अंदर क्यू को ले जाए तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम दो जगह तोड़ देंगे, दो को क्यू क्यू ये आ गया और एल ये हैगा और आर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ और चारों को मैंने 2 कर दिया है। नीचे ये है अपने आप में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए चूंकि एल जो है ये द्विध्रुव की जो लेंथ है 2L, ये खुद अपने आप में बहुत छोटी होती है भाई, ठीक। तो अब 2L का हम आधा कर देंगे तो वो L आता है, तो वो L भी बहुत सूक्ष्म होता है इस डिस्टेंस R की तुलना में, ठीक। तो देखिए L इज लेस देन R, सो L स्क्वायर इज लेस देन R, मतलब L R से छोटा है तो L स्क्वायर तो R स्क्वायर की तुलना में और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो हम ज्यादा छोटी चीजों को क्या नहीं करते, इसमें काउंट नहीं करते हैं, नगण्य मान लेते हैं, उसको गणना के योग्य नहीं मानते, इसलिए एल स्क्वायर को क्या करने पर, छोड़ने पर, जब एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो देखिए हम यहाँ पर एक पॉकेट बना लेते हैं, जब एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, एक चीज और लिख दे रहे हैं यहीं पे छोटी सी जगह में, क्योंकि 2QL है, क्योंकि जो 2QL है वो द्विध्रुव आघूर्ण होता है जिसे हम P कहते हैं। देखो यहाँ पर P जो माना है वो पॉइंट माना है, यहाँ पर जो P है वो द्विध्रुव का आघूर्ण है P, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 2, एक तो ये है 2 ये वाला 2, और ये जो 2QL है ये हो गया P, तो 2P इंटू आर है अपॉन एल स्क्वायर छोड़ दिया तो आर की घात 2 है, 2 ये है तो 2 दूनी 4, आर की घात 4, तो यहाँ से एक आर से एक घात कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर की पावर क्यूब। ये इसका सॉल्यूशन है। ये यहाँ पर द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। अब यहीं पर हम बोल दें कि सर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक जो जिसे हम बात कर रहे थे यहाँ पर K की, है ना, कि अगर द्विध्रुव किसी परावैद्युत माध्यम में रखा हो, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हो, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना। तो यदि द्विध्रुव परावैद्युत माध्यम में स्थित हो तब E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपॉन आर क्यूब, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, कब, जब द्विध्रुव परावैद्युत माध्यम में
स्थित हो तब। ठीक है, तो एक फिर से दोबारा से इसको थोड़ा स्पीड से बात कर लेते हैं। देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, इसके कारण इसकी अक्षीय स्थिति पर बिंदु P लिया गया है। यहाँ पर हमको क्या करना है, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसलिए हम क्या करेंगे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है इक्वल टू 1/4 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो पहले हम बात करेंगे प्लस Q के कारण P पर तीव्रता कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 1/4 Q अपॉन R की जगह क्या आएगा, R माइनस L स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन होगी ए से बी की ओर। माइनस Q के कारण जो P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी E2 इक्वल टू 1/4 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, बी से ए की ओर। अब इनका परिणामी तीव्रता निकालेंगे, तो इनमें ये देखना पड़ेगा कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, क्योंकि E1 और E2 की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये दोनों सेम है, Q सेम है, तो इन दोनों में बड़ा ये है छोटा ये है, तो भाजक छोटा होता है तो भागफल बड़ा होगा, भाजक बड़ा होगा तो भागफल छोटा होगा। ठीक, तो यहाँ पर E1 माइनस E2, तो E1 की वैल्यू लगा दी, E2 की वैल्यू लगा दी ऊपर से। यहाँ से Q अपॉन 4 कॉमन कर लिया, तो 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर बचा, माइनस 1/4R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है ना, और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन किया है, और ये सॉल्यूशन करते करते हमारा ये आया, और हमने एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लिया, इसलिए एल स्क्वायर को यहाँ पर छोड़ दिया है। तो 2QL जो होता है वो वैद्युत द्विध्रुव का गुण होता है, P होता है, तो 1/4 इंटू 2PR अपॉन R की घात 4। तो एक R से ये घात कम हो जाएगी, एक तो यहाँ बचेगी घात 3, R यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो E इक्वल टू 1/4 2P अपॉन RQ। ये कब है, जब द्विध्रुव वायु में रखा है। यदि द्विध्रुव परावैद्युत माध्यम में स्थित हो, किसी परावैद्युत माध्यम मतलब कैसे, लकड़ी के बुरादे में रख दिया जाए, या किसी कॉटन के अंदर रख दिया जाए, ठीक है ना, या कांच के अंदर रख दिया जाए, तो ये सब पदार्थ कैसे हैं, डाइलेक्ट्रिक मैटर है। तो इसलिए यदि द्विध्रुव को परावैद्युत माध्यम में रख दिया जाए तो E बराबर हो जाएगा 1/4 K 2P अपॉन R क्यूब। ठीक, ये टॉपिक हुआ है आपका द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, सॉरी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, 1 मिनट के बाद विद इन 1 सेकेंड और विद इन 1 मिनट वी आर कम बैक। ठीक, ओके जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक 1 मिनट का, है ना। तो बात करते हैं हम कि भाई जो 1 मिनट का हमने ब्रेक लिया, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि द्विध्रुव के कारण ही होगा, लेकिन यहाँ पर अक्षीय स्थिति थी। अब की बार बात करेंगे हम निरक्षीय स्थिति की। तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है, देखिए निरक्षीय स्थिति की जो बात कर रहे हैं हम, वो द्विध्रुव की समद्विभाजक लंब अक्ष पर कोई पॉइंट लिया जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये 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 ए और ये बी, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इसकी हम लंब समद्विभाजक रेखा बात करेंगे। लंब समद्विभाजक मतलब जो इसको आधा आधा काटे ऐसे, ठीक, और लंब समद्विभाजक रेखा ये हो गई जो कि इसको हाफ हाफ डिवाइड करेंगे, ये आधा ये आधा, यानी कि टोटल 2L है, तो ये L और ये भी L, ये मिड पॉइंट O हुआ। तो मिड पॉइंट O से स्मॉल r दूरी पर ही हम एक पॉइंट नोट करेंगे P, ठीक है ना। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस द्विध्रुव के कारण। अभी जो टॉपिक कराया था उसमें इसकी अक्षीय स्थिति थी, और अक्षीय स्थिति इधर ली थी हमने, इधर भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमने अब उधर ले लिया था, यहाँ पर हम ऊपर ले रहे हैं, नीचे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हम यहाँ ऊपर ले रहे हैं, तो प्लस क्यू के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, देखिए कैसे होगी, ये होगी, ठीक, डायरेक्ट इस टाइप से, ये सी डायरेक्शन है, ठीक है ना, ये E1। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ी लाइन टेढ़ी हो रही है, सीधी कर ले रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, ये
E1 की डायरेक्शन है बिंदु E से इधर की साइड में, ठीक है ना। अब ये लाइन इसके साथ मान लीजिए थीटा कोण बना रही है, कितना थीटा। अब जब ये मध्य बिंदु से जा रही है लाइन, तो यहाँ से मिलाएं इसको इसको, या यहाँ से मिलाएं यहाँ से इसको इसको, तो ये दोनों साइडें बराबर ही होंगी। कैसे, आज पता चल जाएगा। तो ये अब इसकी सहायता से इसी तरह से इधर की, क्योंकि ये रिपेल करता है, यहाँ पे हमें प्लस क्यू आवेश, फिर से वही बात बता रहे हैं कि प्लस क्यू आवेश अगर ले लिया जाए तो इस प्लस क्यू आवेश से ये क्यू जीरो रिपेल होगा, प्रतिकर्षित होगा इधर की साइड में, है ना। अब ये प्लस क्यू जीरो जो है वो इस वाले आवेश से क्या होगा, आकर्षित होगा इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म होता है, धन परीक्षण आवेश सूक्ष्म होता है और ये बड़ा है, तो इसकी डायरेक्शन भी इधर की साइड में होगी। ऐसे देखिए, ऐसे होगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। ये हो गया E2, ठीक है ना। तो अब ये भी थीटा ही होगा, कौन, है ना। तो अब इसको देखो, अब ये E1 एक एंगल बनाती हुई रेखा है, कोण बनाती हुई रेखा है, कितना कोण बनाती हुई, थीटा, किसके सापेक्ष, क्षैतिज रेखा के सापेक्ष। तो ऐसी कंडीशन में सदिश राशियों के दो भाग हो जाते हैं, एक तो हो जाएगा लंब घटक और एक हो जाता है क्षैतिज घटक। तो ये ऊर्ध्व घटक कहलाता है जो सीधा खड़ा है, और जो क्षैतिज की डायरेक्शन में होता है ये क्षैतिज घटक होता है। तो ये हो जाएगा E1 का ऊर्ध्व घटक। अब ऊर्ध्व घटक देखिए, ये थीटा है, क्षैतिज रेखा है, यहाँ भी क्षैतिज रेखा ये हो गई, तो ये लाइन थीटा कोण बना रही है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन इस थीटा कोण से दूर है ना। तो दूर वाली लाइन को हम E1 साइन थीटा कहेंगे, और जो थीटा से जुड़ी भुजा होती है उसे बोलते हैं कॉस में, तो E1 कॉस थीटा हो जाएगी ये, ठीक है ना। अब बात करेंगे यहाँ पर E2 की, तो E2 की देखो, ये जेड की आकृति बन रही है, ये और ये लाइन समांतर है, तो ये कोण कैसे हो गए, अंतःकोण हो गए, कैसे हो गए, अंतःकोण हो गए, इंटीरियर एंगल है, तो ये अंतःकोण बराबर होते हैं, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अब यहाँ पर ये लाइन, क्योंकि अब देखो इसके भी दो घटक होंगे, तो ये हो जाएगा और एक हो जाएगा इसी की डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो इसे कहेंगे हम E2 साइन थीटा, और इसे कहेंगे E2 कॉस थीटा। E1 साइन थीटा ऊपर की ओर, E2 साइन थीटा नीचे की ओर, ये और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका दोनों का परिणाम ही घट कर आएगा। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, इन दोनों का परिणाम ही जुड़ कर आएगा, ठीक। तो अब बात करेंगे कि भाई E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा में साइन थीटा तो सेम सेम है ना। अब बात रह गई E1 और E2 की, अगर E1 और E2 भी बराबर हो जाए तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, है ना। क्यों हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि इसकी और इसकी वैल्यू सेम रहेगी। जब दोनों की वैल्यू सेम रहेगी और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मान रहे हैं और एक को नेगेटिव डायरेक्शन में मान रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू 5 है प्लस के, इसकी वैल्यू माइनस के 5 है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा सर, 0, ठीक है ना, 0 आएगा ना। जब 0 आएगा तो इनका परिणाम 0 होगा, तो बिंदु P पर, ये बिंदु P है सर, ये बिंदु P है। अब इसको हम हटा दे रहे हैं क्योंकि अब हमने इसको थोड़ा सा बताने के लिए बताया था, रखा था यहाँ पर, तो अब बिंदु P, तो बिंदु P पर इन दोनों के कारण परिणाम की बताया वो तो हो गई 0। कब, E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा बराबर होंगे तब। अब बात रहेगी फिर इसकी, अगर ये बराबर है तो 0 हो जाएगी, तो इसके कारण इन दोनों के कारण P पर परिणाम की तीव्रता 0 नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी निकल कर आएगी। तो देखिए ये L है, ये R है, तो ये L और ये R, ये 90 डिग्री, तो ये कर्ण हुआ, एक हम मान लें समकोण त्रिभुज की OVP समकोण त्रिभुज है, तो इसमें ये इसकी ऊंचाई R हो गई, आधार L है, तो पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे तो क्या आएगा, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग, सॉरी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, और कर्ण पर से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ चल जाएगा वर्गमूल। ऐसे ये इसके लिए भी R है और इसके लिए भी L है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यही रहेगा,
आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये लेंथ कौन सी, बीपी, और ये एपी, दोनों बराबर है। अब निकालेंगे फिर से वही चीज कि पी के कारण तीव्रता, सॉरी प्लस क्यू के कारण तीव्रता पी पर कितनी है, क्यू माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर तीव्रता कितनी है। तो देखिए प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो ये तीव्रता हो जाएगी, देखिए E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कौन है, आर है सर बीपी, दूरी क्या है बीपी। अब बीपी का वर्ग करेंगे तो बीपी की वैल्यू है कितनी, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस आएगी इसकी जगह अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा वो होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस, चलो एल स्क्वायर लिख लो, एल स्क्वायर पहले हुआ है, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक सर। इसकी डायरेक्शन की बात हम अभी फिलहाल नहीं करेंगे, ठीक। तो अब बात करेंगे माइनस क्यू के कारण, कि माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता, कौन सी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E2 इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस एपी है, डिस्टेंस तो एपी की वैल्यू क्या है, यही है। तो फिर से यहाँ पे हम क्या हटाएंगे, बल से वर्गमूल काट देंगे, तो 1/4πε0 क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो सर, E1 की वैल्यू ये है, E2 की वैल्यू भी यही है, सेम है, E1 और E2 सेम है। जब E1 और E2 बराबर साइन थीटा बराबर, तो E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा कैसे होंगे, बराबर, ठीक है ना। तो देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि E1 व E2 के ऊर्ध्व घटक कौन कौन, E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा परस्पर परिमाण में समान व दिशाओं में विपरीत है। कैसे हैं, विपरीत है, इसलिए ये परस्पर निरस्त हो जाएंगे, यानी कि एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे, ठीक। तो निरस्त हो जाएंगे तब, है ना, इसलिए P पर जो परिणामी तीव्रता है, परिणामी तीव्रता वो हो जाएगी क्षैतिज घटकों के योग के बराबर होगी। इसलिए परिणामी तीव्रता E बराबर E1 साइन थीटा प्लस, सॉरी कॉस थीटा है, E2 कॉस थीटा, ठीक है ना। देखिए E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब इनकी वैल्यू पुट कर दे तो ई, देखो यहाँ से पहले तो कॉस थीटा कॉमन, ठीक है ना, कॉमन कर लेंगे। पहले E1 और E2 की वैल्यू पुट करो, E1 की वैल्यू ये है, E2 की वैल्यू ये है, तो 1/4πε0 इंटू
क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, प्लस ये क्वालिटी कॉमन कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमने यहाँ से कॉस थीटा कॉमन कर लिया। अब देखो जो ये लिखा है सेम वही सेम ये है, तो ये मान लें पूरे को x मान लें, इसको भी x मान लें, तो x प्लस एक्स 2x होता है। इसी प्रकार इतने प्लस इतने, है ना, कितना हो जाएगा इसका 2 गुना। कैसे? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हमने जोड़ लिया। तो दोनों चाहे दो यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो या फिर यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो, कहीं भी लिखो, लेकिन दो इसमें गुणा में आएगा इंटू कॉस थीटा आएगा। ठीक सर, ये हो गया ई। अब क्या करना है सर, कॉस थीटा हमें यहाँ से समाप्त करना है। तो कॉस थीटा 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 ये है, अब ये एंगल ले लो या ये ले लो, कोई सा भी ले लें। तो जब ये एंगल लेंगे या ये लेंगे, तो अब कॉस थीटा अगर मैं ये एंगल ले लूँ तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण, आधार कौन है एल, कर्ण कौन है ये, अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो देखिए चूंकि कॉस थीटा बराबर आधार, आधार कौन हो जाएगा एल, कर्ण कौन हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब अंडर रूट एल एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो गया कि एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 1/2, होल पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है आधी घात, यानी कि 1/2 पावर। ठीक, तो अब ये मान यहाँ लगा, तो इसलिए E इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कॉस थीटा का मतलब एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 1/2। देखिए यहाँ पर घात कितनी मानेंगे, एक, कितनी है एक, इंटू यही चीज है फिर आधी है, यानी कि जब आधा सेम हो तो घातें जुड़ती हैं, एक ये आधी ये, कितनी हो गई डेढ़, डेढ़ का मतलब हो गया 3/2, ये 3/2, इसका मतलब 1/1 होल एंड 1/2। ठीक है ना, ये तो इसी प्रकार हम यहाँ पर घात लिख देंगे इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन जो गुणा में है तो ऐसे लिख देंगे 2ql अपॉन ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब देखो चूंकि जो 2ql है वो तो हो जाएगा p n, और क्या इसके बारे में लिखेंगे l के बारे में कि क्योंकि l इज लेस देन r, इसलिए एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर, है ना। अतः एल स्क्वायर को छोड़ने पर, जब एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, केवल आर स्क्वायर बचेगा, है ना, क्या बचेगा आर स्क्वायर बचेगा। तो ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा पी अपॉन एल स्क्वायर छोड़िए तो आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर की पावर 3। ये हो गया इसकी समद्विभाजक लंब रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, किसकी, वैद्युत द्विध्रुव की। अब यहाँ पर भी वही बात करेंगे कि भाई द्विध्रुव को हमने मान लिया कि किसी परावैद्युत माध्यम में रखा है, तो सर किसमें, परावैद्युत माध्यम में रखा है। जब परावैद्युत माध्यम में रखा होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की गुणा में के आ जाएगा, के क्या है, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक। यदि द्विध्रुव परावैद्युत माध्यम में स्थित हो या रखा हो, तब इक्वल टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है सर, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी अपॉन आर क्यूब। ये जो टॉपिक है ना, ये पूरा टॉपिक, तो ये क्या है, द्विध्रुव के कारण उसकी लंब समद्विभाजक रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो ज्ञात करने का तरीका होगा। मतलब इस फॉर्मूले से यहाँ पर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ये इसका सूत्र है, ठीक है ना। तो आज हमने दो टॉपिक पढ़ाए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, है ना, और उसकी निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। तो इसी के साथ आज हम ये वीडियो समाप्त करते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर कोई आपको कमी लगती है तो उस पर कमेंट कीजिए कि सर इसमें ये थोड़ी दिक्कत हुई या समझ में नहीं आया, ये चीज़ हमको दोबारा समझी जाए ना। तो उसको समझाने के लिए तो मैं बार बार वीडियो बनाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ, उसी वीडियो को आप बार बार देखिए, बार बार देखिए, वो चीज़ जो आपकी समझ से दूर हो रही है वो निश्चित रूप से आपकी समझ में आएगी, ठीक है ना। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम आप सब लोग जानते ही हैं कि MSG एजुकेशन हब है, ठीक है ना। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह की नई नई वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे कि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। 2024 की बोर्ड परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक आ रही हैं, इसलिए इन परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए हम केवल मेन जो टॉपिक हैं फिजिक्स के, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे डेली आपसे, ठीक। और 2-4 दिन के बाद हम, हो सकता है कि लाइव आना भी शुरू हो जाए, और लाइव आने के लिए हमारा टाइम जो रहेगा वो हम आपको अगली वीडियोस में बता देंगे कि हाँ किस टाइम हम लाइव आएंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।